बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेसिक फोर्सेस इन नेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जिन्हें हम बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने स्टडी करना है बेसिक फोर्सेस इन नेचर को। अगर हम स्टार्ट ऑफ बेसिक फोर्सेस देखें तो देयर वर 5 बेसिक फोर्सेस इन नेचर। फर्स्ट वन थी ग्रेविटी, जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। दूसरी थी इलेक्ट्रिक फोर्स, तीसरी थी मैग्नेटिक फोर्स, और फोर्थ वन थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फिफ्थ वन थी वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन विद टाइम जब हमने स्टडी किया तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन करके एक फोर्स में कन्वर्ट किया और उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस कॉम्बिनेशन से ये 5 फोर्सेस ट्रांसफॉर्म हो गई इनटू 4 फोर्सेस। और अब 4 बेसिक फोर्सेस के नाम हैं ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनमें से हम पहले 2 फोर्सेस जो कि हैं ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनको कंपैरिजन वाइज डिटेल में स्टडी करते हैं और फिर हम स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, इनिशियली जब ये यूनिवर्स बनी तो इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई था और कहा जाता है कि ये सारी फोर्सेस कलेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट करती थीं। जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स इनमें से सेपरेट हो गई और फिर विद टाइम बाकी तीनों फोर्सेस भी सेपरेट होती गईं। और अब हम अगर ग्रेविटी को स्टडी करें तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं तो वो किस तरफ मूव करता है, तो आपका आंसर होगा टुवर्ड्स द अर्थ। अगर आप अर्थ से एक छोटी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें या फिर एक ह्यूज हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें, दोनों सिचुएशंस में ऑब्जेक्ट हमेशा डाउनवर्ड ही आएगा। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया हो और वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे? ऐसा बिल्कुल आपने ऑब्जर्व नहीं किया। वो फोर्स जो इन चीजों को डाउनवर्ड मूव करती है या वो फोर्स जो इन चीजों को डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था सर आइजैक न्यूटन ने इन 1687, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक एप्पल अगर दरख्त से ड्रॉप हुआ तो वो अर्थ की तरफ मूव हुआ। यहां उन्होंने सोचा कि आखिर ये हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है तो वो डाउनवर्ड क्यों मूव करता है। इस ऑब्जर्वेशन के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने कंक्लूड किया कि देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। डियर स्टूडेंट, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को आप अपने सराउंडिंग में हर 2 मैसेज के बीच में ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आप भी मैसिव हैं और आपका दोस्त भी मैसिव है, तो फिर आप दोनों मैसिव हैं तो आपस में अट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने ये कहा कि एवरी 2 मैसेज अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फार्मूला F is equal to G m1 m2 divided by r square यूज किया गया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मैसेज। न्यूटन का ये कहना कि हर 2 मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप मैसिव हैं और आपका फ्रेंड भी मैसिव है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो फिर क्या ये न्यूटन लॉ गलत है? नहीं, न्यूटन लॉ गलत नहीं है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, आप जिस ह्यूज मैस के ऊपर खड़े हैं वो है अर्थ, और अर्थ का मैस इतना बड़ा है कि उस मैस की वजह से लगने वाली फोर्स
आप और आपके फ्रेंड के बीच में लगने वाली फोर्स के कंपैरेटिवली बहुत बहुत बड़ी वैल्यू कैरी करती है। अगर आप अपने फ्रेंड को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको भी अर्थ जितना ह्यूज मैस कैरी करना पड़ेगा। तो फिर आप कहेंगे कि न्यूटन लॉ करेक्ट है क्योंकि मैं अब अपने फ्रेंड को अट्रैक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ग्रेविटी को स्मॉल मैसेस के बीच में ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 तो नहीं होती, लेकिन बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू द फोर्स बिटवीन ह्यूज मैसेस। डियर स्टूडेंट, हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला देखा उसमें जो कांस्टेंट था कैपिटल जी, उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। इसकी वैल्यू बहुत बहुत कम है। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें ये एक्सप्लेन करती है कि जब आप स्मॉल मैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ कैलकुलेट करेंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम आएगी, लेकिन वो फोर्स 0 नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी अगर नेचर आपसे पूछी जाए कि क्या ये फोर्स अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है या दोनों नेचर हैं इसमें, तो आपका आंसर यकीनन होगा कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है। इस ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी रिपल्सिव फोर्स का जिक्र नहीं आता। दूसरी चीज जो आपने ऑब्जर्व की वो था इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस। अगर आप अर्थ से एक स्मॉल डिस्टेंस पर भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें तो ऑब्जेक्ट अर्थ की अट्रैक्शन फील करता है, और अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को एक बहुत बड़े डिस्टेंस से ड्रॉप करें तो भी वो ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ फील करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लेकिन अगर हम स्मॉल मैसेस के बीच में देखें तो स्मॉल मैसेस के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। यहाँ पर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बिल्टअप हुआ कि हर दो मैसेस के बीच में ये अट्रैक्शन अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी रीजन है कि ये दो मैसेस कोई पार्टिकल आपस में एक्सचेंज कर रही हैं, और उन पार्टिकल्स को कहा गया ग्रेविटॉन। एक्चुअली ये पार्टिकल किसी भी तरह प्रैक्टिकली नजर नहीं आए और ना ही इन्हें किसी तरह कैलकुलेट किया गया। सिंपली ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि हर दो मैसेज अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में शायद कोई पार्टिकल्स हैं जिन्हें वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, और ये एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फिनोमेना जनरेट कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। अगर अब मैं आपसे कहूं कि आप चेयर पर बैठे हैं तो आप पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, तो आपका आंसर होगा कि ग्रेविटी। ये ग्रेविटी का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इस टाइम अगर आप चेयर पर बैठे हैं, आपने कहा ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो क्या कोई और फोर्स भी है जो इस वक्त आपके सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है? तो शायद आप में से कुछ का आंसर हो यस और कुछ का आंसर हो नो। मेरा आंसर है कि आपके सराउंडिंग में ग्रेविटी के अलावा एक और फोर्स भी एग्जिस्ट कर रही है, और वो फोर्स है between the atoms and molecules of your chair. अगर आप एटॉमिक लेवल पर जाएं तो आप डिस्कस करते हैं कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, और वो चार्जेस हैं या तो पॉजिटिव चार्जेस या फिर नेगेटिव चार्जेस। सो जब हम चार्जेस की कहानी स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हम स्टार्ट ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को स्टडी करने का। मैंने आपको बताया इनिशियली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली दो फोर्सेस से मिलकर बनी है। एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरी है मैग्नेटिक फोर्स। पहले हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं और फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आखिर इन दो फोर्सेस को कंबाइन करके एक सिंगल फोर्स में क्यों ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। डियर स्टूडेंट, आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट।
सो पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टडी कर लेते हैं। आपने पढ़ा कूलम्स लॉ में कि अगर कोई से भी दो सिमिलर चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर आपके पास दो डिसिमिलर या अनलाइक चार्जेस हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इनके बीच में दोनों तरह की फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। इन फोर्सेस को आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ये फोर्सेस डिपेंड करती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और इस फोर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस इक्वेशन में Q1 Q2 दो चार्जेस Q1 Q2 के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कहेंगे, और R रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स भी डिस्टेंस पर और अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंडेंट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंडेंट थी distance between the masses and amount of masses m1 and m2। Dear student, अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्टेंस से रिलेट करें तो अगर दो पॉजिटिव चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस किए गए हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर आप इन चार्जेस को दूर करना शुरू कर दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स वीक होती जाएगी, लेकिन वो जीरो नहीं होगी, वो आप एक लॉन्ग डिस्टेंस तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव थी, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव बिहेवियर भी है और रिपल्सिव बिहेवियर भी है। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगी। वजह, अगर आप इक्वेशन देखें तो आपको नजर आ रहा है एक कांस्टेंट k। इस k की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर 9। अगर आप वैल्यू देखें तो आप कहेंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम है एज कंपेयर टू कूलम कांस्टेंट। सो अगर हम एक एग्जाम्पल लें और कंपेयर करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेज और डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस की वैल्यूज हम अप्रोक्सीमेटली सेम ले लें और कंपेयर करें कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में से कौन सी फोर्स कम होगी और कौन सी फोर्स ज्यादा होगी। तो सपोज करें हमारे पास है टू मैसेज 1 kg 1 kg के, और उनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर का। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू आएगी F इक्वल्स टू G, m1 की जगह पुट कर दें 1 kg, m2 1 kg और r स्क्वायर में भी आएगा 1 स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो you will get the force which is equal to 6.67 into 10 to power minus 11 न्यूटन। लेकिन अगर हम कूलम फोर्स की सिचुएशन लें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं 1 कूलम के, और इनके बीच में अगेन हम डिस्टेंस वही 1 मीटर ही कंसिडर करते हैं। अब अगर हम कूलम फोर्स कैलकुलेट करें तो F इक्वल्स टू K, Q1 की जगह आप लिखेंगे 1, Q2 1 और R की वैल्यू है 1 स्क्वायर। अब जब आप ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ K यू विल गेट फोर्स इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन। सो अब अगर आप इन दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो यू कैन सिंपली ऑब्जर्व दैट द कूलम फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब कि हम जब भी इनके मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू ग्रेविटी। सो ये तो था कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह एक लॉन्ग रेंज फोर्स है,
ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिहेवियर रखती है और इसके साथ साथ इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा है। अब हम इसके दूसरे हिस्से मैग्नेटिक फोर्स की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का नाम सुनते ही दिमाग में मैग्नेट आता है। आपने मैग्नेट के दो पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का नाम तो सुना ही होगा। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट को मैग्नेट से रिलेट करें तो मैग्नेट के दो सिमिलर पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ एंड साउथ, ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जस्ट लाइक सिमिलर चार्जेस। और अगर आप दो ऑपोजिट पोल्स प्लेस करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप एक नॉर्थ पोल को नॉर्थ के सामने लेकर जाएं तो आप देखें किस तरह नॉर्थ पोल रिपेल होगा। और अगर आप डिस्टेंस चेंज करते हैं तो ये डिस्टेंस के चेंज के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को भी चेंज कर रहा है। अगर आप बिगर डिस्टेंस पर हैं तो आपको मैग्नेटिक फोर्स बहुत कम नजर आएगी, लेकिन जैसे ही आप नजदीक आते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप यही नॉर्थ पोल एक साउथ पोल के सामने लाते हैं तो किस तरह आपने देखा कि साउथ पोल नॉर्थ पोल के साथ अट्रैक्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह एक मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। यहां पर भी आपने देखा कि दोनों बिहेवियर्स हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स। ये फोर्स भी अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, और दूसरा ये फोर्स भी डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। डिस्टेंस चाहे आप इंक्रीज कर दें तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स रहेगी, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत बहुत ही कम हो जाएगी। ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। आपने प्रीवियस चैप्टर्स में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था तो वहां आपने पढ़ा कि सिर्फ मैग्नेट में ही मैग्नेटिक फोर्सेस नहीं होती, बल्कि आपने एम्पेयर्स लॉ में पढ़ा कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में आपको सर्कुलर पैटर्न्स में मैग्नेटिक फील्ड्स नजर आती हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक छोटे से मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। अगर आप एक करंट कैरिंग कॉइल ले लें इस तरह, तो इसमें अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसकी ये वाली साइड नॉर्थ पोल होगी और ये साइड साउथ पोल होगी। ये एक छोटी सी करंट कैरिंग वायर भी एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और अगर आप नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दें और करंट इनमें से पास करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और इसकी भी एक साइड बनेगी नॉर्थ पोल और एक साइड बनेगी साउथ पोल। अगर आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल इसके पास लेकर जाते हैं तो ये बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह उसको अट्रैक्ट कर लेगा। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि सिर्फ मैग्नेट ही नहीं बल्कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट बन जाता है। इसके ऑपोजिट भी पॉसिबल है कि अगर आपके पास एक सिंपल वायर है, उसमें कोई भी करंट पास नहीं हो रही, लेकिन अगर आप इस वायर के अक्रॉस एक मैग्नेट को मूव करें कुछ इस तरह, आप देख रहे हैं कि मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। इस मूवमेंट से कॉइल में से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, या जिसे आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं, वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। जैसे ही ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल को मिला तो उस कॉइल के इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो गए और जनरेट हुआ एक करंट। और इस करंट कैरिंग कॉइल के सराउंडिंग में अगेन एक साइड नॉर्थ पोल बन जाएगी और एक साइड साउथ पोल। इसी तरह इस मैग्नेट को अगर आप सिंपल कॉइल से अवे मूव करें, पहले वो उसके नजदीक था, अब आप उससे दूर लेकर जा रहे हैं, तो अगेन चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। इस टाइम फ्लक्स डिक्रीजिंग होगा। जैसे ही फ्लक्स डिक्रीजिंग हुआ तो कॉइल अगेन एक
करंट कैरिंग कॉइल बन गई और उसकी अब एक साइड इस तरह नॉर्थ पोल बनेगी और इस तरह साउथ पोल बनेगी। सो डियर स्टूडेंट, आपने 3 चीजें देखी कि एक मैग्नेट अगर है तो उसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है वो भी एक मैग्नेट ही है, और अगर आप एक सिंपल कंडक्टर कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो वो कॉइल, वो कंडक्टर भी एक करंट कैरिंग कॉइल बनेगा और वो भी एक टाइनी मैग्नेट का बिहेवियर देता है। सो आपने देखा कि किस तरह करंट फ्लो, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का यानी चार्जेस का फ्लो है, किस तरह ये चार्जेस का फ्लो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और इस सिचुएशन में आपने देखा किस तरह मैग्नेटिक फील्ड का चेंज एक करंट जनरेट कर रहा है। सो इसका मतलब ये कि ये मूवमेंट ऑफ चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये बिल्कुल एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड हैं। इन्हीं क्लोज ऑब्जर्वेशंस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को एक ही कॉइन के 2 रुख कहा कि समटाइम्स चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और समटाइम चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। सो ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट आया। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी मटेरियल में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ बाइंडिंग फोर्स फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स थी बाइंडिंग फोर्स फॉर द मैटर या बाइंडिंग फोर्स फॉर डिफरेंट मैसेस। सो हमने कहा कि जब 2 मैसेज आपस में ग्रेविटॉन एक्सचेंज करते हैं तो आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के केस में कौन से पार्टिकल्स हैं जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं? वो पार्टिकल्स कहलाते हैं फोटॉन्स। अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पूरी डिटेल में डिफरेंट फोटॉन्स को उनकी डिफरेंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग डिस्कस किया था। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह फर्स्ट 2 फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इनका कंपैरिजन स्ट्रेंथ वाइज, रेंज वाइज और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह होगा। इस कंपैरिजन में आप डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को बड़े डिटेल में देख सकते हैं। ये तो था फर्स्ट 2 फोर्सेस का एक्सप्लेनेशन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट 2 फोर्सेस की तरफ, जो कि हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। डियर स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस में न्यूक्लियर का वर्ड ही आपको ये बताता है कि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई फोर्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एटम के न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स होते हैं तो यकीनन आपका जवाब होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है, क्या चार्ज होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 1911 में रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बताया कि एटम के सेंटर में एक डेंस पॉजिटिव चार्ज है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड के पैटर्न में कुछ इस तरह मूव कर रहे हैं। लेकिन बाद में 1917 में रदरफोर्ड ने ही अपने इस आइडिया को करेक्ट किया और रदरफोर्ड ने कहा कि ये डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस कोई एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बल्कि ये एक बंच ऑफ स्मॉल पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर आप इस बंच को देखें तो इसमें आपको मल्टीपल प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं, जिन्हें रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर इन सब पर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग
हर दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फिर ये न्यूक्लियस जिनमें बहुत सारे प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, तो ये रिपल्सिव फोर्स के इफेक्ट की वजह से अनस्टेबल क्यों नहीं होते? ये क्यों रिपल्सिव फोर्सेस के इफेक्ट की वजह से एक दूसरे से दूर होकर डिसइंटीग्रेट या स्प्लिट नहीं होते? यहां पर कॉन्सेप्ट आता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि लिंक्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ। हम सबसे सिंपल न्यूक्लियस लेते हैं और सपोज करते हैं कि इसमें दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी दो प्रोटॉन्स हैं। अगर ये दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करें तो इनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगी वो लगेगी 20 पाउंड्स। और अगर ये 20 पाउंड फोर्स लगे तो एक प्रोटॉन कुछ इस तरह 8000 माइल्स पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर जाएगा। ये तो था सिर्फ दो प्रोटॉन के बारे में। हमने वो न्यूक्लियस भी देखे हैं जिनमें बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये आइसोटोप देखें तो इसमें रिपल्सिव फोर्स के इफेक्ट को इफेक्टिव होने दिया जाए तो आप इमेजिन करें कि ये प्रोटॉन फिर किस वेलोसिटी के साथ डिसइंटीग्रेट होंगे। लेकिन हमारे न्यूक्लियस इस साइज तक या इससे नीचे तक कुछ हद तक स्टेबल होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इन पार्टिकल्स के बीच में आउटवर्ड डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स है तो कोई ना कोई फोर्स तो ऐसी है जो इस डायरेक्शन में लगकर उस न्यूक्लियस को स्टेबल कर रही है, और ये इनवर्ड लगने वाली फोर्स स्लाइटली ग्रेटर देन है उस आउटवर्ड रिपल्सिव फोर्स से। और इसी इनवर्ड फोर्स को, जो कि उन न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड कर रही है, उनके रिपल्सिव इफेक्ट को इफेक्टिव नहीं होने दे रही, ये फोर्स कहलाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100 टाइम्स ज्यादा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। इसीलिए ये एक लिमिट तक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक लिमिट तक न्यूक्लियॉन्स के नंबर को इंक्रीजिंग नंबर की तरफ जाते हुए भी न्यूक्लियस को स्टेबल रखती है। लेकिन एक सर्टेन रेंज के बाद न्यूक्लियर फोर्स यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव नहीं रहती। इसका मतलब कि जब दो प्रोटॉन एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ते हैं तो प्रोटॉन का आपस में जो कांटेक्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज होते हैं तो प्रोटॉन के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। सो जैसे ही प्रोटॉन अपने कांटेक्ट से दूर होते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस स्टेज पर डिसअपीयर हो जाती है। इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत ही छोटी है, 10⁻⁻15 मीटर के अंदर अंदर ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी इससे बड़ी रेंज, प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हुआ तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लेस इफेक्टिव हो गई, डिसअपीयर हो गई, और आपका न्यूक्लियस इस स्टेज पर आपस में बाइंडिंग एनर्जी कम होने की वजह से अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। सो इन बातों से हमें ये पता चला कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन इसकी रेंज बहुत बहुत कम है, ऑलमोस्ट लेस देन 10⁻⁻15 मीटर।
और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में जो न्यूक्लियॉन्स आपस में, अगर हम इमेजिन करें कि कोई पार्टिकल एक्सचेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड हैं, तो वो पार्टिकल कहलाता है ग्लूऑन्स। डियर स्टूडेंट, ग्रेविटी के केस में था ग्रेविटॉन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के केस में था फोटॉन, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के केस में जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे होते हैं अमंग द न्यूक्लियॉन्स मींस बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो पार्टिकल्स कहलाते हैं ग्लूऑन्स। और ये एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल उनको आपस में बाइंड रखता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इम्पैक्ट जनरेट होता है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्योंकि बहुत ही शॉर्ट रेंज की है, सो जैसे ही आपके न्यूक्लियॉन नंबर न्यूक्लियस में इंक्रीज होते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाती है, और यहाँ से स्टार्ट लेता है रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस, जिसे हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। अब हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को अगर देखें तो ये उन एलिमेंट्स के बीच में होती है जिनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होते हैं, और न्यूक्लियॉन नंबर ज्यादा होने की वजह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो जाती है और वो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट या स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस स्प्लिटिंग के प्रोसेस को आप 3 तरह से स्टडी करते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके। इसका मतलब ये तीनों डिसइंटीग्रेशंस वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से हैं। वीक इनको इसलिए कहा जाता है कि ये न्यूक्लियस को अनस्टेबल, वीक कर रही होती हैं। ये नहीं कि इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, इनका जो बिहेवियर है कि ये न्यूक्लियाई को अनस्टेबल कर रही हैं, बिकॉज ऑफ दैट बिहेवियर इन्हें वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहा जाता है। अगेन इनकी भी रेंज कम है क्योंकि ये भी न्यूक्लियस तक ही कन्फाइंड फोर्सेस हैं, और इनकी रेंज 10⁻⁻18 मीटर से लेस देन कंसिडर की जाती है। सो इनको भी आप शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहेंगे, और इसमें भी न्यूक्लियस में से जब अगर अल्फा पार्टिकल बाहर आया तो इसका मतलब कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन उस न्यूक्लियस में से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आए तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस कम थी, इसीलिए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन सेपरेट हो गए। बीटा डिके में आपने देखा कि न्यूट्रॉन डिके करता है इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें भी एक न्यूट्रॉन डिके हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन में, जैसे आप बीटा पार्टिकल कह रहे थे, और पॉजिट्रॉन में। सो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर जनरेटिंग अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वर जनरेटिंग स्टेबल न्यूक्लियाई। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। इनमें अगर आप पार्टिकल के एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट देखें तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में कहा जाता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में जो पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं वो हैं W and Z बोसॉन्स। इन पार्टिकल्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन किन से बनते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमने स्टडी किया 4 बेसिक फोर्सेस को, ग्रेविटेशनल फोर्स को, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फिर हमने देखा वीक न्यूक्लियर फोर्स को। पहली दोनों फोर्सेस में से फर्स्ट फोर्स मैसेज से रिलेटेड है, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस से रिलेटेड है, और थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों फोर्सेस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी से रिलेटेड हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें तो इन चारों फोर्सेस का कंपैरिजन का टेबल कुछ इस तरह बनेगा। इस टेबल में वही पैरामीटर्स डिस्प्ले हो रहे हैं जो हमने बड़ी डिटेल से इस लेक्चर में
डिस्कस किए। आई होप कि आप इस कंपैरिजन को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने 4 बेसिक फोर्सेस को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम मजीद एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।